इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 कार्यपालिका के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में एमसीक्यू। आपको पता है सीबीएसई ने जो अपने लेटर में साफ साफ लिख रखा है, अगर आपका जो कोरोना जैसी जो बीमारी को ज़्यादा फैलती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू होगा। अगर वो नहीं फैलती है तो आपको जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि आपको टर्म 2 का एग्ज़ाम वो डिस्क्रिप्टिव दे रखा है और जो टर्म 1 का है वो एमसीक्यू बेस्ड था। अगर ज़्यादा बीमारी फैलेगी तो एमसीक्यू, इसलिए आपकी तैयारी हम दोनों तरफ से करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी और एमसीक्यू की भी। आपका जिस टाइप का पेपर आ जाए आपके लिए ऐसी वीडियो क्या यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो जो जाना, लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बना रखी है, 3 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म करा रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो आप ना कर पाओ, जो हमने इस वीडियो में डाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट कर। अलंकारिक मतलब यानी वेशभूषा धारण किया हुआ एक नाम मात्र का प्रधान है, जो औपचारिक प्रधान है राष्ट्रपति। स्पष्ट करना है कि कैसे जो राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है। उसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। जब आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है वो एक तरह फॉर्मेट में लिखा करो बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल ऐसे। आपसे पूछा कैसे कि एक राष्ट्रपति अलंकारिक प्रधान है, कैसे, तो आपको लिखना है क्योंकि, फिर अपना आंसर लिखना है। ऐसे ही कुछ भी कारण लिखना है कि किस कारण से है, फिर आपको पॉइंट्स में लिखना है। वैसे जैसे हमने क्योंकि लिखा, फिर लिखा है कि राष्ट्रपति को जो भी शक्तियाँ प्राप्त है उसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, इसलिए क्या राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान, एक अलंकारिक प्रधान है। क्योंकि राष्ट्रपति को जो भी शक्तियाँ, जो विधायी शक्ति होगी, आपकी इमरजेंसी आपात शक्ति जो भी है, उसका प्रयोग कब कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। एक जो पॉइंट ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। जबकि दूसरा, वास्तविक शक्ति जो मुख्य शासन प्रणाली उसका प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। जो हमारी जो मुख्य शासन प्रणाली हमारे देश की, उसकी जो उस रिलेटेड जो शक्तियाँ मिली हुई है प्रधानमंत्री को मिली हुई है और उसकी मंत्रिपरिषद को। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप समझ गए बहुत अच्छे से, मैंने आपको समझा भी दिया है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करते रहो, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा अच्छे से। जो क्वेश्चन समझ गए होंगे और क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखोगे तो आपके क्या नंबर कट जाएंगे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके बहुत कम चांस रहते हैं कि आपके कोई मार्क्स कटे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी प्रधानमंत्री की जो पावर्स हैं उसके पास वो कैसी कौन सी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, जो इस प्रकार है। ये क्वेश्चन को लिखने का सही तरीका होता है। पहली परिस्थिति तो ये है जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसा क्या होता है, प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है, उसको बहुमत मिला होता है, प्रधानमंत्री वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। परंतु जब ये दूसरी परिस्थिति क्या होती है उसकी शक्तियों की, जब उसे बहुमत नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। यानी जब दो दल मिलकर कोई सरकार बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। वैसे ही करना पड़ता है अगर उसको क्या सदन में बहुमत नहीं मिलता। इसी कारण क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है उसको जो भी काम करना है, कोई सलाह लेने से क्या करना पड़ता है, जिससे उसने गठबंधन की सरकार बनाई है जिस दल से, उससे क्या पढ़ना है, सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है। जो राष्ट्रपति को 3 शक्तियाँ मिली होती हैं उसमें से एक शक्ति ये भी आपातकालीन है, जो इमरजेंसी जब हमारे देश में आ जाती है उस समय जो भी कार्यभार होता है वो किसके ऊपर आ जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर आ जाता है। तो आपसे यही पूछा गया जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है उसका मतलब क्या होता है। इसमें आप कोई भी और भी पॉइंट लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए। यदि देश पर आक्रमण हो जाए, यानी कोई हमारे देश पर हमला कर दे, कोई देश हमारे पर आक्रमण कर दे, तो ये भी एक इमरजेंसी से रिलेटेड हो जाती है। इस सिचुएशन में किसके ऊपर कार्यभार आएगा, राष्ट्रपति के ऊपर। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए, जो पैसे से रिलेटेड कोई समस्या हमारे देश में आ जाए, तो इसके ऊपर भी राष्ट्रपति काम करेगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताओं का वर्णन करें जो उसे विशिष्ट बनाती है। 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक संसदीय कार्यपालिका, एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। हमको बताना है संसदीय जो कार्यपालिका होती है, संसदीय कार्यपालिका, हमें उसकी विशेषताएं बताने। तो देखते हैं इसका आंसर। 4 पॉइंट आप बता सकते हो जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसकी जगह पर राजा या रानी भी हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में रानी या राजा होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे देश की जो मुख्य शासन प्रणाली, जो वास्तविक शक्ति है, हमारे प्रधानमंत्री को मिली होती है, जो राष्ट्रपति के नाम मात्र का होता है। और जो तीसरा जो आप पॉइंट लिख सकते हो, विधायिका में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। विधायिका यानी हमारा इस बात, विधायिका से मतलब संसद का होता है। संसद में हमारे कौन कौन सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। और लोकसभा में जौन सा दल जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं
और उस दल का जो नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगर आपने मेरी लेक्चर वाली वीडियो देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो विधायिका में बहुदल का नेता प्रधानमंत्री होता है। जो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो वही प्रधानमंत्री है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी जवाबदेही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा आपका। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के ऐसे कौन सा विशेष अधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो ऐसे कौन से जो उसको विशेष अधिकार हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति को बहुत प्रभावी बना देते हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, तो वीटो पावर हो गया, और एक गठबंधन की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आपको क्या करके आना है, पेपर में इसको एक्सप्लेन करके आना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा है, मैं आपको बता देता हूँ वीटो पावर क्या होती है। जो आपकी राज्यसभा है या लोकसभा, आपका जो मंत्री परिषद है, अगर वो कानून या विधेयक कोई बनाती है तो एंड में क्या जाता है, जो राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। जो राष्ट्रपति को क्या लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, इसमें कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो क्या वो वापस पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। इसको हम क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। अगर जो हमारे फिर मंत्री परिषद होकर राज्यसभा लोकसभा, इनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो फिर दूसरी बार में क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है, क्योंकि वो बाध्य हमारे संविधान में लिखा हुआ है। बट लेकिन एक हमारे संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि वो पॉकेट वीटो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दौरान क्या होता है कि वो जो विधेयक उसको सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है वो अपने पास रख लेता है, उसमें विलम्ब कर देता है देने में, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई कि उसको विधेयक कब तक देना है। वो अपने पास रख लेता है जेब में, इसे उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में कोई समय सीमा दी नहीं, कोई बाध्य है ही नहीं, वो अपने पास रखता है, इसको जब मर्जी हो वो जब देगा। इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इसलिए कहते हैं वीटो पावर जो ऐसी विशेष अधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्ति को क्या बहुत प्रभावी बना देता है। और दूसरा क्या, गठबंधन की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आपको पता है जो हमारी लोकसभा होती है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसी के नेता को क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है। बट जब गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि किसी को पार्टी को लोकसभा बहुमत नहीं मिला होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि दो या दो से अधिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। फिर उसमें क्या होता है, इस दल का नेता बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इस दल का नेता बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। पर ऐसे में क्या बहसबाजी बहुत होती है, प्रधानमंत्री किसको बनाए। तो इससे क्या, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं फिर वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। कैसे, फिर वो अपने विवेक के अनुसार चुनते हैं कि इनमें से किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। इसलिए लिखा, गठबंधन की जब सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने लेक्चर में भी अच्छे से समझाया था। अगर वो नहीं देखा तो लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 पार्ट में बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझा रखा है, उसको आप देख सकते हो। तो अगला छठा क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारा, गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल इस कथन से सहमत है, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री की जो शक्ति होती है उसमें कुछ गिरावट आती थी उसकी शक्तियों में। हम देखते कैसे, जो भी काम होगा राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श करना पड़ता है। जो भी गठबंधन की सरकार बनती है, 2 दल या 2-3 से 4 दल भी हो सकते हैं, जो भी काम करना होता है उसमें क्या करना होता है कि राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। आपको पता है जो प्रधानमंत्री जब बनता है तो मंत्री परिषद, हमारे रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री होगा, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री करता है। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसा क्या होता है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अपनी इच्छा अनुसार क्या नहीं कर सकता, मंत्रियों को नहीं चुन सकता, विचार विमर्श करके चुनना पड़ता है जो भी मंत्री परिषद वो बनाएगा। जब उसको बहुमत मिला होता है तब वो अपनी इच्छा अनुसार क्या है, मंत्रियों को चुन सकता है। और तीसरा का, नीतियों और कार्यक्रमों को जो अकेले तय नहीं कर सकता। वही बात है कि कोई भी नीति या जो कार्यक्रम उसको करने हैं तो उसको भी वो अकेले नहीं कर सकता, उससे भी उसको विचार विमर्श करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि मध्यस्थ की भूमिका बन जाती है। जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हमारा प्रधानमंत्री है एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। आपका छठे का आंसर मैंने अच्छे से बता दिया। अब 7वां आंसर देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार सहायता करती है। जबकि प्रशासनिक मशीनरी होती है नौकरशाही, जिसके अंदर आपके IAS IPS आते हैं, वो किस प्रकार सहायता करते हैं हमारी राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जिनका निश्चित कार्यकाल होता है उसके अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए हम इनको राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं और अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। मैंने ये बता दी क्यों कहते हैं। और जो हमारी नौकरशाही है इनकी मदद किस प्रकार करती है, आपको ये बताना है। जबकि नौकरशाही है वो राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता वो निम्नलिखित प्रकार से करती है। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने में मदद करती है। जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी होती है, जो हमारी नौकरशाही होते हैं,
मंत्रियों की नीतियों को बनाने में मदद करते हैं। मंत्रियों को जो भी नीतियाँ बनानी है उसमें क्या वो नौकर से हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जो बहुत से मंत्री होते हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, पर उनको क्या लोगों का बहुमत प्राप्त होता है, लोगों ने उनको चुना होता है अपने मत से, लोगों के प्रिय होते हैं वो। पर कुछ मंत्री पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको क्या होता है कि उनको संसाधन के बारे में पता नहीं होता, उनको कैसे यूज़ करना। तो हमारे जो नौकर से जो पढ़े लिखे होते हैं, इनको अंदर योग्यता होती है, तो इनकी मदद करते हैं इस प्रकार से। और हमारा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, नीतियों को लागू करने में भी सहायक होते हैं। कार्यपालिका कानून लागू करना ही तो होता है। इनको स्थायी कार्यपालिका तो कार्यपालिका कहते हैं हम, नौकरशाही प्रशासनिक जो हमारी मशीनरी होती है, इसलिए क्या नीतियों को लागू करने में भी सहायक होती है। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती। इसका मतलब क्या है, जो हमारी नौकरशाही होती है वो किसी ये नहीं देखती कि हमें इस पार्टी का समर्थन करनी है, कांग्रेस का समर्थन करना है, हमें बीजेपी का समर्थन करना है, कि हमें इसकी सहायता करनी है, हमें इस पार्टी की सहायता करनी है। उसको सबके लिए वही एक है। जो भी अगले 5 साल में जो भी सरकार बन के आएगी, जो उनसी पार्टी जीतेगी, हमें उसके लिए काम करना है, उसकी मदद करनी है नीतियों को बनाने में। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो अच्छे से, मैंने आपको समझा भी दिए। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 8वां। राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है। आपको जो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है, ये बिल्कुल राइट है। फिर भी हमें राष्ट्रपति के पद की आवश्यकता ही क्यों है? सही बात है, अगर जो राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है तो फिर हमें इसकी राष्ट्रपति की हमें आवश्यकता ही क्यों है? समझते हैं कि हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसे क्यों हमारे जो पद दिया जाता है हमारे देश में, किस लिहाज से समझते हैं। तो निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद की हमें आवश्यकता पड़ती है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में कौन होता है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बनाता है। इसलिए मंत्रिपरिषद को कभी हटाया जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद को अपना काम ढंग से नहीं करते तो उसको भी हटाया जा सकता है। और अगर कोई लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा? प्रधानमंत्री भी जाएगा और मंत्रिपरिषद भी जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे समय में हमें राष्ट्र के प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है, जिसका क्या हो, कार्यकाल स्थायी हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए हमें राष्ट्रपति क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा, कोई ना कोई तो हमारे देश को चलाने के लिए होना चाहिए, जिसका जो हमारे देश में बना रहे, तो उसको राष्ट्रपति काम करता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। और जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी सीबीएसई कोई ऑफिशियल वो नहीं आया, पैटर्न आएगा तो उसके अकॉर्डिंग के हम क्वेश्चन बनाएंगे। अभी मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ जब तक के लिए, और ये आपको 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन 5 मार्क्स के भी कराए हैं इस क्वेश्चन इस वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के आकार का वर्णन करना है। जो हमारे भारत है उसमें जो मंत्रिपरिषद है उनका आकार कैसा है, उसका आपको वर्णन करना है। इसका आंसर देखते हैं क्या है, संविधान के 91वें संशोधन द्वारा, जो हमारे संविधान में 91वां संशोधन हुआ है संविधान में, उसके द्वारा क्या किया गया है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है। ऐसा नहीं होता कि जो मंत्रिपरिषद उसको कितना भी बना दो, ऐसा नहीं, इनकी संख्या भी निश्चित होती है और सीमित होती है। मंत्रिपरिषद कितने होने चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी हमारी लोकसभा है उसमें होगी 543 सीटें और उसमें होगी 250, तो इनका अगर 15% आप निकालोगे तो उतने मंत्रिपरिषद होने चाहिए। समझ गए होंगे। और जो तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो उसमें, कार्यस्तर के आधार पर मंत्रियों को 3 हिस्से में विभाजन किया गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यानी सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। कार्य स्तर के आधार पर इन तीनों को बंटवारा किया गया है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का आता था आप इनको क्या कैबिनेट मंत्री के बारे में बता सकते हो, राज्य मंत्री के बारे में और उप मंत्री के बारे में, वरना 3 पॉइंट ये इनफ होते हैं कि मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। जो आपकी कार्यपालिका वो 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक में क्या होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और वह विधायिका में क्या होता है, बहुमत दल का नेता। यानी संसद में जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता को क्या होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और क्या होगा, वो विधायिका के प्रति उत्तर यानी जवाबदेही
होगा कौन? प्रधानमंत्री। ये कौन सी प्रणाली? संसदीय संसदात्मक क्या कार्यपालिका है। और ये कहाँ कहाँ पे अपनाई जाती है? भारत है हमारा, इटली है और जर्मनी में। अब देखते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। इसमें क्या होता है? राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसमें क्या होती शक्ति इनको क्या इक्वल इक्वल शक्ति इनको दी जाती है। देश का प्रमुख जो है, राज्य का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होगा और सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। इसलिए इसका जो नाम है अर्ध अध्यक्षात्मक रखा गया। शक्ति क्या है? इनको इक्वल मिलती है, 50-50% की शक्ति इनको मिलती है। एक अंदाजा लेकर चलोगे तो आप प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद क्या होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें भी क्या विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है और इसमें भी। और ये कहाँ अपनाई जाती है? फ्रांस और रूस में अपनाई जाती है। और जो तीसरी क्या अध्यक्षात्मक, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। देश का भी प्रमुख वही और सरकार का प्रमुख भी वही होगा। और जो इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति जो है एक जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो विधायक और सांसद और विधायकों द्वारा क्या चुना जाता है। पर जहाँ पे यह वाली प्रणाली अपनाई जाती है उसमें क्या होता है? वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और वो विधायक के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं बिल्कुल जवाबदेही नहीं होता संसद के ऊपर। और ये कहाँ पे अपनाई जाती है? अमेरिका में अपनाई जाती है। आपको कमेंट में क्या बताना है? जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि संसदात्मक कहाँ अपनाई जाती है, अध्यक्षात्मक कहाँ अपनाई जाती है, अध्यक्षात्मक कहाँ अपनाई जाती है। इनसे कोई अलग उदाहरण देना है कि आपको संसदात्मक कहाँ अपनाई जाती है और अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। इससे क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मेरी भी नॉलेज आप बढ़ेगी। इससे कि आपको क्या आंसर कमेंट में बताना है कि इन जो है उदाहरण दिए इनके अलावा और कहाँ अपनाई जाती है इन प्रणालियाँ। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। अब अगला क्वेश्चन देखते 11वां। भारत में संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया गया? आपको पता है भारत में संसदीय कार्यपालिका है, पर इसको क्यों अपनाया गया आपको बताना है। हमारा 11वां क्वेश्चन यही कह रहा है, तो इसका आंसर देखते हैं। भारत में संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया गया आपको ये बताना है ना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? 1919 और 1935 के अधिनियमों का अनुभव। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, अधिनियमों का अनुभव है। यानी उस टाइम के जब वहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था थी, संसदीय संचालन को क्या उनको अनुभव था, इसलिए क्या एक अपनाने का कारण ये है संसदीय कार्यपालिका। अब दूसरा क्या हो सकता है? अगर वो किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा था मेरे से कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी है। तो आपके दो जो इसके मुकाबले में जो दो और है कार्यपालिका के प्रकार, उसके मुकाबले में क्या जो संसदीय जो प्रणाली है ये बहुत अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा नहीं रहता। जैसे आपने देखा कि जबकि अध्यक्षात्मक क्या होती है, इसमें राष्ट्रपति ही क्या होता है? देश का और सरकार के दोनों का प्रमुख होता है। मतलब वही सब है, वही कानून बना सकता है, वही लागू कर सकता है, वो सब कुछ है। तो वहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति पूजा का खतरा बन सकता है, क्योंकि भगवान की तरफ उसको देखा जाता है कि वही सब कुछ करेगा तो और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जहाँ पर संसदीय कार्यपालिका होती है, यहाँ पर क्या सरकार भी होती है, मंत्री परिषद भी होते हैं, बस सबका जो क्या काम बटा रहता है। इसलिए क्या व्यक्ति को जो खतरा नहीं है। एक अपनाने का कारण ये भी था कि जो हमारा भारत है उसने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण होता है। जो कार्यपालिका इस पर नियंत्रण कौन करता है? विधायिका। किसी के दबाव में रह काम नहीं करते। हमारे 3 अंग जो होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। पर जो विधायिका है उस पर नियंत्रण करती है, किस पर? कार्यपालिका पर। विधायिका क्या कानून लागू करता है और जो कार्यपालिका इसको लागू करती है। और कभी कभी जो कार्यपालिका है वो कानून बनाने में मदद भी कर देती है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया जो हमारे भारत है उसमें संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया गया। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए तथा निर्वाचन किस प्रकार होता है, वर्णन करो। यानी राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और जो निर्वाचन है उसका किस प्रकार होता है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता कौन कौन सी थी, फिर देखेंगे उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है। जो कि राष्ट्रपति की योग्यता पे लिखी हुई है वो संविधान के अनुच्छेद 58 में लिखी हुई है। और उसमें जो योग्यता लिखी हुई है उसका फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सीधी सी बात हो गई, अगर उस देश का राष्ट्रपति बनोगे तो नागरिक भी होगा उसी देश का। तो ठीक है कि एबिलिटी होनी चाहिए, उसका देश का सिटीजन होना चाहिए। और उसकी एज है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, यानी 35 आयु होनी चाहिए, 35 साल का वो होना चाहिए अगर उसको राष्ट्रपति बनना है तो। यानी किसी भी व्यक्ति जो है किसी भी लाभ के पद पर क्या कार्यरत ना हो, यानी कोई सरकारी जो कर्मचारी वो ना हो, यानी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो,
और क्या होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब सदस्य हो ना, पर उसके अंदर क्या एबिलिटी हो कि वो एलिजिबल हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो 4 योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, इसको याद रखना। तो अब देखते हैं जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, पर जो अमेरिका वहाँ पे अधिक्षात्मक प्रणाली अपनाई जाती है, वहाँ पर जनता चुनती है राष्ट्रपति को। पर जहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ पर अप्रत्यक्ष तरीके से क्या है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगर इसको पद से हटाना है उनको तो महाभियोग अपनाया जाता है। इसमें जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या है, मंजूरी चाहिए होती है, आधे से ज़्यादा जो हमारे राज्य है उनकी मंजूरी चाहिए होती है। और इनको कब हटाया जाता है, अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इनको साबित करना होता है। इन जो भी दोनों सदनों को 2/3 बहुमत पारित करना होता है कि इन्होंने मत लेने होते हैं कि उन्होंने क्या संविधान का उल्लंघन किया है। इस प्रणाली को महाभियोग कहते हैं, जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाती है। अगर वो साबित भी नहीं कर पाते हैं, कोई सदन ना उनके जो राज्य हैं साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन करा है, तो क्या उनको हटा भी नहीं सकते, अपने पद पर बने रहेंगे। और जो उनका निर्वाचन है वो किस पद्धति द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा क्या इनका किया जाता है। आप चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ चुके हो। और मैंने बता दिया महाभियोग का आधार क्या होता है, संविधान का उल्लंघन। आपने देख लिया कि संविधान का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए होती है। तो हमने देख लिया इसका आंसर भी। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के, वो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन चालू होते हैं, उसको देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है एमसीक्यू का, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद 74 उसमें जो राष्ट्रपति से रिलेटेड ऐसी कौन सी बात की गई आपको ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, और चौथा है कि महाभियोग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आपका होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो उसको 3 शक्ति उसको मिली हुई हैं, आप पास सकते हो, या कुछ विधेयक से जो कानून से रिलेटेड जो शक्ति हैं उसमें जो कौन सलाह देता है, जो उसका यूज़ करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो यूज़ करता है। तो यही क्या दे रखा है, जो अनुच्छेद 74 आपका संविधान में यही बात बताई गई, यही प्रावधान आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होता है। तो इसका आंसर थर्ड था। जब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर कब शुरू हुआ। जब भारत में गठबंधन की सरकार जो बनती है उसका दौर कब से चला आ रहा है, क्या कब शुरू हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1986, सेकंड ऑप्शन 1988, थर्ड ऑप्शन 1987 और फोर्थ ऑप्शन है 1989। है जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 1989। जो भारत में गठबंधन की सरकारें हैं वो 1989 से चली आ रही हैं, 1989 में शुरू हुआ है, आप जो मर्जी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड, प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी है, कथन किसका है। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन सरदार पटेल, फोर्थ ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू। जो कथन का है कि प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी है, ये कथन किसका, जवाहरलाल नेहरू का, यानी जो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं। फिर जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, जो वो विधि है उसको तो हम महाभियोग कहते हैं। पर क्यों हटाया जाता है, उसके क्या किस लिए हटाया जाता है राष्ट्रपति को उसके पद से, क्या कारण होता है और कब हटा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पुनर्विचार के लिए बिल लौटाने पर, सेकंड ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन पर, थर्ड ऑप्शन है त्यागपत्र पर, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन हमने कराए थे कि ये संविधान के उल्लंघन पर क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार सौंपा गया है। यानी जो हमारे नौकरशाही होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी होती है, जो उसकी भर्ती होती है उसका जो कार्यभार है वो किसे सौंपा गया है। ऑप्शन फर्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सेकंड ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, वो यूपीएससी लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका वित्त आयोग, फोर्थ ऑप्शन है नीति आयोग। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड संघ लोक सेवा आयोग को क्या सौंपा गया है, हमारे सिविल सेवकों की सदस्यों की भर्ती के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, भारत लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार है। ऑप्शन फर्स्ट राजनीतिक योग्यता, सेकंड ऑप्शन है दक्षता एवं योग्यता, थर्ड ऑप्शन है मात्र निर्वाचन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड दक्षता एवं योग्यता। जब भारत के जो लोक सेवक उनकी नियुक्ति का आधार क्या रखा गया है,
उनकी दक्षता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 7वां, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? फर्स्ट अप्रत्यक्ष तरीके से तो होता है, पर उनका चुनाव कौन करता है? जनता तो नहीं करती है, पर करता कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन है संसद एवं राज्यों के विधानसभा के सदस्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फोर्थ ऑप्शन है संसद एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जो संसद है एवं राज्यों के जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जो जनता द्वारा चुने गए विधायक और संसद के सदस्य किसे चुनते हैं? हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमने 7 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे और 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।